जो 19th सूत्र था उसमें हमने समझा था शक्ति के संधान से क्या होता है, शरीर की उत्पत्ति होती है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा और आराम से ठहराव के साथ समझिएगा। सबसे पहले हमें इसमें ये जो शब्द है संधान, ये जो शब्द है शक्ति, उसकी गहराइयों पर उतरना है कि इंसान जो है, आप जो ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे आए हो, आप कैसे ह्यूमन बीइंग कैसे बना है। तो आपने समझा कि जो आत्मा है, जीव आत्मा, उसके ऊपर कुछ परत चढ़ी हुई होती है। वो परतें हैं कर्मों की, या फिर कर्मों की जगह क्या कह सकते हैं, वासनाओं की या अज्ञान की परतें हैं। अब आगे की जो डिस्कशंस होंगी उसमें हम वासना शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो वासनाओं की एक परत है इस जीव आत्मा के ऊपर। इस वजह से वो जो वासना है वो क्या खोजती है, एक गर्भ खोजती है। और वो वासनाएं जो है वो एक गर्भ खोजती हैं और उससे क्या आता है, उससे शरीर मिल जाता है और ह्यूमन बीइंग बन जाता है, यानी कि चलता फिरता एक इंसान बन जाता है। जब वासनाओं ने शरीर खोजा था, वूम्ब खोजा था, गर्भ खोजा था, तो आप एग्जिस्टेंस में कैसे आए, वासनाओं की वजह से। अब इस बात की और गहराइयों पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्धिज्म ऐसा क्यों कहता है कि सोल डज नॉट एग्जिस्ट। वो री इनकारनेशंस की बात कर रहे हैं कि हाँ, रीबर्थ ये तो होता है, लेकिन आत्मा ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आत्मा पर परतें चढ़ी हुई हैं वासनाओं की। तो वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि सिर्फ वासना ही एग्जिस्ट कर रही है, वो वासनाओं का रीबर्थ हो रहा है। क्योंकि अगर ये वासनाएं सारी हट जाएंगी, या कहे सारे कर्म अगर हट जाते हैं, यानी कि अब कोई कर्म नहीं बचा है, तो फिर क्या होता है, तो फिर तो मोक्ष होता है। तो फिर तो वैसे भी इधर इस संसार में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और ये बात कौन बोलते हैं, ये हिंदुइज्म भी लिखता है, ये जैनिज्म भी बोलते हैं। ये बात एकदम स्पष्ट लिखी गई है कि हाँ, वासनाओं की परत चढ़ी हुई है, या कहीं कर्मों की परत चढ़ी हुई है। इस वजह से आत्मा जो है वो बार बार, यानी कि वासना जो है, अब आत्मा नहीं, वासना जो है वो पहले शरीर छोड़ देती है, उसके बाद फिर से एक गर्भ खोजती है और फिर से जन्म लेती है। यानी कि जो वासना है ये पुद्गल के रूप में एग्जिस्ट कर रही है। हमने कई बार ये समझा, वो अलग अलग 8 वर्गणा हमने समझी थी कि पार्टिकल्स जो है, एटम जो है, उसके 8 प्रकार बताए गए हैं। और उसमें से एक प्रकार जो था वो आपने समझा था कि कैसे कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पुद्गल है। वासना ने गर्भ खोजा तो शरीर आया ह्यूमन बीइंग का, आपका। आप वासना की वजह से आए हैं। अब आप इसके आगे ये समझिए कि जब आप 100 ग्राम, मान लीजिए आपका अटेंशन है, आप आत्मा है, आत्मा मतलब क्या है, अटेंशन। आपका अटेंशन कितना था, 100 ग्राम। यहाँ पे अटेंशन की बात की जा रही है, वो हमने जो शिव सूत्र, पहला सूत्र था, उसमें समझा था। मान लीजिए आप सिद्धालय में बैठे हैं और 100 ग्राम अटेंशन है, यही टोटल क्वांटिटी 100 ग्राम होती है, इतनी ही कैपेसिटी है, उदाहरण दे रहे हैं। वो सारा अटेंशन आपका खुद पर लगा हुआ है, सेल्फ पर, क्योंकि जो भी सिद्धालय में बैठे हैं, जो भी मोक्ष मिल चुका है, निर्वाण हो चुका है, वो क्या है, सारा अटेंशन उनका सेल्फ पर होता है। ये बात ख्याल में आ गई। अब अचानक से एक भटकाव हुआ, कुछ विस्मय हुआ। ध्यान मतलब अटेंशन, मतलब दृष्टा। ये बात ख्याल में आ गई। दृष्टा, ध्यान, अटेंशन, वो 100 ग्राम कैपेसिटी है, वो आपका सेल्फ पर लगा हुआ था। अब एक दूसरी एक चीज आई, उसको हम कहते हैं विस्मय। यानी कि अब एक अलग भटकाव हुआ। वो भटकाव को क्या कहा गया है शिव सूत्र में, वो बताया गया है, जो 12वां सूत्र है, कि विस्मय योग भूमिका, कि विस्मय की वजह से योग की भूमिका हुई, योग हुआ। कैसे हुआ,
जहां आपका विस्मय हुआ तो उस 100 ग्राम अटेंशन में से 10 ग्राम अटेंशन अब निकल गया है। 10 ग्राम अटेंशन निकला, किसकी वजह से? विस्मय की वजह से। और कहां पर गया कहां पर वो 10 ग्राम अटेंशन? सोचिए जरा। अब वो गया है प्रकृति, जो तीसरा एलिमेंट है, उसके पास। अब प्रकृति के पास आपने भेजा अपना 10 ग्राम अटेंशन, तो अब प्रकृति और आपका जो 10 ग्राम अटेंशन लगा है, प्योर अटेंशन 10 ग्राम, उसके साथ योग हुआ। तो विस्मय योग भूमिका, किसका योग हुआ? यानी कि आपका ध्यान और प्रकृति, इनका योग हुआ है। किसकी वजह से हुआ? विस्मय की वजह से हुआ। उदाहरण के लिए आपने कोई अलग सी कोई ऑब्जेक्ट देखी, मान लीजिए कोई कार देखी आपने, और आपको विस्मय हुआ कि अरे ये किस प्रकार की गाड़ी है, और वो आपका कुछ ग्राम ध्यान वहां पर वो गाड़ी अपने साथ ले गई। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा सा मैंशन देखा, घर देखा, बहुत बड़ा कोई घर देखा, बहुत बड़ा सा, और अब आपको विस्मय हुआ, अरे बाप रे इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी कोठी। आपका कुछ ग्राम ध्यान कहाँ पर लग गया? उस प्रकृति के साथ योग हो चुका है। वो प्रकृति क्या है? जहाँ पर आप घर के रूप में उस प्रकृति को समझ रहे हैं। अब इसके आगे हम समझेंगे। जहाँ पर इस प्रकृति और ध्यान का अब योग हो गया है, तो अब इधर से कुमारी अवस्था आप समझ रहे हैं। ऐसे समझिए कि एक होता है दृष्टा, यानी कि आत्मा। ऐसे समझिए आत्मा जो है वो दृष्टा है, जो देख रही है, जो देखता और जानता है, उसे हम आत्मा कह रहे हैं। वो दृष्टा शब्द से हम बोल रहे हैं, दृष्टा। तो अब ये जो दृष्टा है, एक हुआ दृष्टा, दूसरा है प्रकृति। फीमेल एस्पेक्ट समझ सकते हैं, दृष्टा को मेल एस्पेक्ट समझ सकते हैं आप। ये जो प्रकृति है, जो फीमेल एस्पेक्ट है, इसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जो पहली अवस्था है वो है कुमारी अवस्था, जिसे कहा जाता है डिजायर है। अभी इच्छा मौजूद है। जब इच्छा मौजूद थी वो एकदम वर्जिन स्टेट में मौजूद है, यानी कि अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है। ये पहला एस्पेक्ट आप समझ रहे हैं प्रकृति का। अभी सिर्फ इच्छा उत्पन्न हुई है, अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है। जो अनमैनिफेस्टेड है उसे कुमारी अवस्था कहा जाएगा। अब जो 13वां सूत्र है, यहां से वो आपके ख्याल में आने लगेगा कि इच्छा जो है, इच्छा शक्ति उमा कुमारी यानी कि फीमेल एस्पेक्ट बताया गया है, और कुमारी शब्द, इस पर भी ध्यान लगाना है। यानी कि अभी वो कुमारी अवस्था में है, वो अनमैनिफेस्टेड है, वो वर्जिन है। ये पहला एस्पेक्ट है, अभी डिजायर हुई है सिर्फ। तो जब आपका 10 ग्राम जो अटेंशन जो अभी योग हुआ है उस प्रकृति के साथ, अब इसके बाद क्या होगा? डिजायर उत्पन्न होगी। जो 13वां सूत्र है, अब डिजायर उत्पन्न हुई। तो इच्छा शक्ति उमा कुमारी, और इसी प्रकृति का दूसरा जो एस्पेक्ट, दूसरा इसके बाद क्या होता है? अब कुमारी है, यानी कि शादी नहीं हुई है, तो उसके बाद माँ बनती है वो। जैसे माँ का मतलब है उसके साथ उसका पति भी है, माँ और पति, मेल और फीमेल एक साथ जुड़ गए हैं। अब माँ शब्द जब आप सुन रहे हैं तो साथ में पिता भी है, लेकिन जब कुमारी बोल रहे हैं वहां पर मेल एस्पेक्ट मिसिंग था। मेल किसे कहा जा रहा है? यहाँ पर दृष्टा को कहा जा रहा है। अटेंशन, यानी कि अटेंशन जो लग रहा है वो कुमारी अवस्था में मिसिंग समझ लीजिए। क्यों? सिर्फ 10 ग्राम ही लगा हुआ था अभी तो इसलिए कुमारी अवस्था थी। और माँ जो है वहां पर मेल अटेंशन मौजूद है, तभी उसे माँ कहा जा रहा है। तो अब
वो जो आपका योग हुआ था, 10 ग्राम अटेंशन लग गया था प्रकृति पे, और उसके बाद योग हुआ विस्मय की वजह से, वहाँ से डिज़ायर हुई और वो अभी कुमारी अवस्था में है। तो अब आप दोबारा से गए और आपने खोजा, आप खोज में पड़े कि हुआ क्या, हमारा ध्यान कहाँ गया। आप खोज रहे हैं वो 10 ग्राम ध्यान, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं। आप पे तो 100 ग्राम कैपेसिटी थी, 10 ग्राम कहीं खो गया है। अब आप खोज में पड़े, 10 ग्राम कहाँ गया, मेरा ध्यान कहाँ गया। उस घर के साथ आपने 10 ग्राम ध्यान जोड़ रखा था। तो अब आपने देखा कि अरे अरे, मेरा 10 ग्राम ध्यान तो इस कोठी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने क्या करा, आपने उस कोठी को खरीदने की इच्छा करी और आपने फिर उस कोठी को खरीद लिया। कैसे खरीदा? अब 10 ग्राम ध्यान से तो कोठी नहीं खरीदी जा रही थी, तो आपने और ज़्यादा ध्यान उसी कोठी पर लगा दिया। यानी कि अभी तो सिर्फ शक्ति मौजूद थी, अब संधान भी होगा। शक्ति का जो पहला एलिमेंट है वो कुमारी, फिर उसके बाद माँ की अवस्था है। तो अब यहाँ से शक्ति हुई और संधान मतलब हुआ कि अब पूरा पूरा अटेंशन भी लग चुका है, तो शक्ति का संधान हो गया है। तो अब आपने और ज्यादा ध्यान लगा दिया उसी प्रकृति पर। अब वहां से क्या होगा, जो तीसरी स्टेट है उसी प्रकृति की, अब शरीर की उत्पत्ति होगी। तो शक्ति यानी कि वो जो फीमेल एलिमेंट था, अब वहां से संधान हुआ, मतलब अटेंशन लग गया। अटेंशन लगा तो अब शरीर की उत्पत्ति हुई है। यानी कि डिजायर्स, वासनाएं जो थी उस पर ध्यान लगाते गए, उस पर खूब सारा अटेंशन लग गया है। किस पर? डिजायर्स पर, वासनाओं पर। तो वहां से क्या हुआ, शरीर की उत्पत्ति हुई। ये तीनों ही प्रकृति के एलिमेंट्स हैं, कुमारी भी, माँ भी और शरीर भी, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ पुरुष है। वो क्या है? वो ध्यान है, दृष्टा है, अटेंशन है। तो जब हम समझते हैं शक्ति संधान शरीर उत्पत्ति, यानी कि अब शक्ति उस फीमेल एलिमेंट, वहां पे प्रकृति तो मौजूद ही थी, डिजायर भी मौजूद था, उस पर अटेंशन लगाते गए और फिर शरीर की उत्पत्ति हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से सिर्फ वो जो आत्मा जो खुद में कंप्लीट थी उसमें विस्मय हुआ और वो प्रकृति के साथ योग कर बैठती है, या कहे संसार के इस मार्ग पर आ जाती है। अब संसार मार्ग की खूबी ही ये है कि एक बार जो यहाँ आ गया वो अब फंसता चला जाता है। इसी को माया कहा जाता है। आपने तो सिर्फ 10 ग्राम अटेंशन भेजा था और उसी की खोज में आप उतरे थे संसार में। तो आपने सोचा घर खरीदना है, आप भूल गए ये डिफरेंस क्रिएट करना कि आपको तो ध्यान चाहिए था 10 ग्राम वापस, लेकिन आपको लगा कि वो तो उस कोठी से मिलेगा। तो इसलिए आप भेद नहीं कर पाए कि वो प्रकृति, वो घर, वो कार, वो अलग था, आपका ध्यान अलग था। आपको तो ध्यान चाहिए था वापस, और आप क्या कर बैठे, पूरी की पूरी वो कोठी खरीद बैठे कि मेरा ध्यान वापस आ जाएगा, और उसी माया में, उसी संसार मार्ग में उलझते चले गए, उलझते चले गए। अब जब और ज्यादा ध्यान लगा तो शक्ति का संधान हुआ और यहाँ से शरीर की उत्पत्ति हुई, जो 19वां सूत्र है। ये आप समझ पा रहे हैं। तो पिछले जो सेशंस थे उसमें हमने गहराई से इसको और सही से समझा था कि कैसे जो योगी है वो कैसे सिर्फ और सिर्फ एक भस्म है, यानी कि एक मिट्टी समझ लीजिए। उस भस्म से कैसे एक असली ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति हो जाती है। अब जो योगी होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है कि कैसे अपने अटेंशन को किसी एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया जाए और फिर वो मैनिफेस्ट हो सकती है। तो उन्होंने वो जो सारा उनका ध्यान था,
सारा जो अटेंशन था वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगा दिया, जैसे यहाँ पर एक भस्म पर लगा दिया या किसी पानी पर लगा दिया। अब अटेंशन तो आ गया, अब मशीनरी मौजूद है फीमेल के पास। अब उस फीमेल ने वो भस्म खाई, यानी कि अटेंशन खा लिया, और वहाँ से एक इंसान पैदा हुआ। वो कैसे हुआ? तो यहाँ से आप, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इन पर आपको बहुत समय ध्यान लगाना होगा। अब यहाँ से आप जो 14th या 15th जो सूत्र है उस पर हम जाएंगे। वो सूत्र है दृश्यम शरीरम, कि आपका जो दृष्टिकोण है वहाँ वो एक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है, उसकी बाउंड्रीज मौजूद है। आप एक उदाहरण से समझिए, ये काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है। परसेप्शंस जो होते हैं, परसेप्शन मतलब दृष्टिकोण, इसको समझाने के लिए कि कितने अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं। यहाँ तक कि जैनिज्म में अगर आप अनेकांतवाद पढ़ेंगे कि अलग अलग परसेप्शंस है, वहाँ से अलग अलग रियलिटीज क्रिएट होती हैं, वो इसी पर बेस्ड है। तो अब एक हाथी है, अगर आपकी आईज बंद कर दी जाएं और आपको उस हाथी के सिर्फ पैर छूने को दिए जाएं, मान लीजिए उसकी बॉडी को आप टच कर रहे हैं, सिर्फ पैर छुए जाएंगे, तो आपको लग सकता है कि ये तो कोई पिलर है, तो उस पर कुछ अलग प्रकार की चीज़ चढ़ी हुई है। कोई उसके शरीर को छुएगा तो वो कुछ और कहेगा। या फिर मान लीजिए उस हाथी को कवर किया हुआ है किसी वॉल से, सिर्फ और सिर्फ उस वॉल में एक छोटा सा होल है और वहाँ से आप उस हाथी को देख पा रहे हैं। एक होल से जब आप उस हाथी को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर 2 होल्स, 3 होल्स, फिर ऐसे करके आपको और ज़्यादा चीज़ें उसकी समझ में आने लगेंगी। जब तक आप पूरी तरह से अपना दृष्टिकोण नहीं बदल देते हैं, यानी कि आपकी आंखें नहीं खोली जाती हैं, आपको ऊपर से उस हाथी को नहीं दिखाया जाता है, आपको वो हाथी समझ नहीं आएगा। उसकी ट्रंक को टच किया जाएगा तो कोई और कुछ और बोलेगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हाथी इतना विशाल है। ये तो एकदम मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ये जो विजन, यही वाली दृष्टि, आंखों वाली, यही आपकी आंखें वाली, यही वाली, ये कैसे बदली जा सकती है। अब वो कहते हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है उसी का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दृश्यम शरीरम कहा जा रहा है, दृश्य ही शरीर है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो शरीर है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, या फिर जो भी दिख जाता है उसका एक स्ट्रक्चर, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे जो दृश्य शब्द है, अभी एक दृष्टा था जो ऑब्जर्वर था, वो दृष्टिकोण जो है वो ही आपके लिए सारी रियलिटीज क्रिएट कर रहा है। दृश्यम यहाँ पे ऐसे समझिए हर समय चेंज हो रहा है, क्योंकि दृष्टिकोण आपका बदला जा रहा है। एक और उदाहरण से समझिए, अब मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ पर आपने देखा 4 दीवारें हैं और बेड है, पिल्लो है, ये सब देखा। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान है जिसने, मान लीजिए कुछ ड्रग्स लिए जाते हैं, जैसे LSD का ये काफ़ी कॉमन होता है कि LSD ले लिया है। अब LSD जब ले लिया उसका दृष्टिकोण बदल चुका है। अब यहाँ पर LSD लेते ही उन्हें अलग अलग रंग, अलग अलग कलर्स मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। उन्हें वो जो पिल्लो और जो बेडशीट आपके लिए, आप शरीर यहाँ पे स्ट्रक्चर की तरह बोला जा रहा है, यानी कि आपकी जो रियलिटीज मौजूद है वहाँ उसके लिए वो शरीर शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो आपके लिए अभी एग्जिस्टेंस में है वो आपके दृष्टिकोण की वजह से है। वहीं दूसरी तरफ जो LSD लिया हुआ है उसके लिए वो जो पिल्लो और वो जो बेडशीट है वो मर्ज होती हुई लग सकती है, उसे वो दीवारें उसे मर्ज होती हुई लग सकती है, अलग अलग कलर्स दिखाई दे सकते हैं। उसका दृष्टिकोण बदल चुका है, उसे सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, आपको अलग दिखाई दे रहा है। अब ये माजरा क्या है? दोनों को अलग अलग शरीर कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण अलग है। तो दृश्यम शरीरम, दृश्य जो है वो हर समय बदला जा रहा है दृष्टिकोण की वजह से, वही आपकी रियलिटीज क्रिएट कर रहा है।
क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, अब यहाँ से आपको और समझ में आएगा, ये भी ख्याल आएगा क्यों पहले योग सूत्र किए गए हैं। अब योग सूत्र जो है उसमें विभूति पद जो चैप्टर था 3रा अध्याय, उसमें हमने ये सूत्र समझे थे कि ऐसी सिद्धियां होती हैं। आज और ज़्यादा आपको उसकी गहराई समझ में आएगी कि योगी जो है उनके पास ये एबिलिटीज़ होती है कि वो जब चाहे अपने को अदृश्य बना सकते हैं, अपने शरीर को अदृश्य बना देगा योगी, इनविजिबल। क्योंकि योगी जो है वो नियम जानते हैं कि ये जो मैटर है, ये जो कौन सा मैटर जिससे आपका शरीर बनता है, उसे कैसे देखना है। आज तक तो आपकी ये दृष्टि थी कि आप खुद से शरीर ही हैं, आप ही शरीर हैं। फिर आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि हम तो शरीर नहीं है, ये शरीर अलग है, हम अलग है, हम तो आत्मा है, यानी कि शरीर अजीब है, हम जीव है। ये क्लैरिटी आई। तो ये जो अजीब है, जो आपका शरीर है, ये एक अलग एलिमेंट से बना हुआ है, ये एक अलग एलिमेंट से बना हुआ है। अब ये जो एलिमेंट, इसकी भी हमने समझा था कि कैसे औदारिक वर्गना होता है, आहारिक वर्गना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब ये वाली जो वर्गना है, इसको लेकर उस योगी को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है। उसका दृष्टिकोण शरीर को लेकर बदल चुका है। कौन से शरीर को लेकर? अपने शरीर को लेकर उसका दृष्टिकोण इस प्रकार से बदल चुका है कि उसके लिए वो शरीर जो है वो जब चाहे उसे अदृश्य बना सकता है बाकी इंसानों के लिए, क्योंकि वो जानता है कि वो दिख इसलिए रहा है क्योंकि उसकी चाहत है कि वो दिखे। इस शरीर के क्या नियम है, वो लॉज उसकी समझ में आ चुके हैं, उसका दृष्टिकोण बदल चुका है। अच्छा, एक और सिंपल उदाहरण से समझिए। चेयर होती है, वॉल होती है, दीवार। अब कोई व्यंतर होता है, व्यंतर जो होता है उसके लिए तो वो दीवार अलग होती है, वो तो जब चाहे इस दीवार के आर पार जा सकता है, और आप तो नहीं जा पाते हैं आर पार। कारण क्या है? आप में और व्यंतर में कोई ज्यादा भेद नहीं है। ये हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आपको ये पहले की क्लैरिटीज मौजूद है ऑलरेडी, कि आप में और व्यंतर में क्या अंतर है। कि आपके पास ये शरीर वाली वर्गना वाला ही शरीर मौजूद है, आपके पास शरीर ये वाला शरीर मौजूद है, और व्यंतर जो है उनके पास यह वाला शरीर मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है, और कोई अंतर तो नहीं है। यानी कि आप माँ का गर्भ खोज के ऐसे ह्यूमन बीइंग बन पाए, और वो अभी वो नहीं बन पाए हैं। अब आपके लिए तो ये वॉल, चेयर एग्जिस्ट करती है, आप उसके आर पार नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो व्यंतर जा पा रहे हैं। ये क्या डिफरेंस कहाँ आया है? ये डिफरेंस दृष्टिकोण का है। यानी कि व्यंतर का दृष्टिकोण अलग हो चुका है उस चेयर को लेकर, उस वॉल को लेकर। उसके लिए ये जो इस संसार के जो मैटर है वो अलग है, आपके लिए अभी वो अलग है। आपका दृष्टिकोण नहीं बदला, इसलिए आपके लिए ये इसी प्रकार से रियलिटीज एग्जिस्ट करेंगी। आप इससे भी समझिए, एक और उदाहरण से समझिए। चिड़िया होती है, बर्ड होती है, बर्ड, वो अगर इस दुनिया को देखती है, कभी बर्ड्स आई व्यू देखा है आपने? ड्रोन शॉट्स होते हैं जैसे अब देख पाते हैं लोग, तो वो कितना अलग दिखता है। अगर उस चिड़िया से पूछा जाए ये संसार कैसा है, या जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो पूछा जाए कि एरिया कैसा है, तो वो कुछ अलग जवाब देगी इस एरिया को लेकर, कि यहाँ पे तो बहुत कूड़ा है, यहाँ पे पेड़ कम है, ये बोल सकती है, कि यहाँ पे इंसान कम है, ये भी बोल सकती है। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि इस एरिया के बारे में बताएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ और ही कहेंगे कि यहाँ पे इतने मेयर्स हैं, यहाँ के लोग जो है वो मिडिल क्लास है, यहाँ के लोगों के पास इस प्रकार की गाड़ियाँ हैं। आपके ख्याल में क्या क्या आ रहा है, आपके लिए कौन सी रियलिटीज हैं, वो कुछ अलग है। वही एक चिड़िया का दृष्टिकोण अलग है,
एक स्नेक होता है, ये बात बहुत प्रचलित है कि स्नेक जो है उसका दृष्टि बहुत अलग है, वो देखता जिस प्रकार से है दुनिया को, दृष्टिकोण ही अलग है। वो दृष्टिकोण समझना खुद में बहुत बड़ी चीज होती है। जो तांत्रिक होते हैं उनमें ऐसी एक प्रैक्टिस होती है कि जो स्नेक होता है वो स्नेक को जो उनकी जो टंग है उस पर वो ऐसे कटवाते हैं स्नेक से, ताकि उसका वो थोड़ा वेनम उनके पास आ जाए, सीधा उनके अंदर चला जाता है। क्यों करते हैं वो ऐसा? कि स्नेक का क्या दृष्टि है, स्नेक की क्या दृष्टि है, हम उससे दुनिया देखना चाहते हैं। अब ये जो बात मैंने कही इसमें बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूडेड होती है, तो आप सिर्फ भाव पकड़िएगा, या फिर आप में से किसी को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड होती है। ये सिर्फ एक छोटा सा भाग निकाल कर मैंने आपको बताया ताकि आपके ख्याल में आए कि दृष्टिकोण कितनी बड़ी चीज है। उस दृष्टिकोण की बात की जा रही है कि दृष्टिकोण जो है उससे ही शरीर बन रहा है, यानी कि आपकी रियलिटीज मौजूद है, आपके लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो आपकी दृष्टिकोण की वजह से मौजूद है। आप अगर आत्मा हैं तो अपने शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? अभी सोचिए जरा, कौन सी चीज है जो आपको अभी भी शरीर में रखे हुए है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी? क्योंकि दृष्टिकोण की बात है। ऐसा कैसे हो जाता है कि केवल ध्यान लगाते लगाते, संयम का पालन करते हुए, यानी कि ध्यान लगाते 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 कुछ लोगों के पास सिद्धियां आ जाती हैं, जो बड़े बड़े साधक होते हैं। कैसी सिद्धियां आ जाती है कि वो ये एबिलिटी सीख चुके होते हैं अपने शरीर से कैसे बाहर निकल के दूसरे के शरीर में भी आवेश किया जा सकता है। वो जब चाहे किसी शेर के शरीर में पहुंच सकते हैं। ये बहुत सारी कहानियां होती हैं, सिद्धियों के नाम मौजूद है, पर शरीर आवेश, यानी कि उनका जो दृष्टिकोण था ध्यान लगाते हुए क्या बदला? दृष्टिकोण बदला। अब जैनिज्म क्या कहेगा इस दृष्टिकोण के लिए? कि यही तो दर्शन के कर्म होते हैं, दर्शनावर्णीय कर्म। इस दर्शन को इसलिए स्पेसिफिकली कर्म के रूप में बताया जाता है। ये बहुत बड़े कर्म है कि लोगों के परसेप्शंस जो हैं वो वाइड नहीं हो पाते हैं। अब आप लोगों ने पर शरीर आवेश ये जो सिद्धि समझी, कुछ लोग होंगे जो आउटराइटली नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता। अब जिसने ऐसा बोल दिया तो अब कुछ समय के लिए वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। जब आपने आउटराइटली किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि आप जानना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर उसका ज्ञान तो वैसे भी नहीं आ रहा है। तो इसे दर्शनावर्णीय कर्म की दृष्टिकोण वाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि दृष्टिकोण जो है वही तो आपकी रियलिटी क्रिएट करेगा। अब ऐसी भी सिद्धियां मौजूद होती हैं कि एक साधु है, तो वो साधु जिस रोड पर चल रहे हैं वो बहुत गर्म रोड, बहुत ही वैसा रास्ता था, क्योंकि साधु जो है वो पैरों में कुछ वो नहीं पहनते, वो बिना स्लिपर्स के ही चल रहे होते हैं। तो उनके पास सिद्धि थी, यानी कि उनका दृष्टिकोण अलग है उस मैटर को लेके जो अभी इस दुनिया में हम देख रहे हैं। उनका दृष्टिकोण ही अलग हो चुका है, तभी वो सिद्धियां आ पाती हैं। तो अब वो जो रोड है, सिद्धि है, तो वो रोड पूरी ठंडी हो जाती है, वो रोड ही ठंडी हो गई। ये सिद्धियां दी गई हैं। वो कैसे हुआ? उससे पहले दर्शनावर्णीय कर्म बताए गए हैं कि वो कर्म हटेंगे तो दृष्टिकोण आपका सही होगा, तब जाके सही से ज्ञान आ पाएगा, यानी कि सिद्धियां आ पाएंगी, या सिद्धि ना कहे आपका देखने का नजरिया बदल पाएगा।